हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लगाते हैं। तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपको अलग अलग प्रकार बताए थे, अलग अलग पैटर्न बताए थे पेपर वन में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा कठिन होता है असर्शन एंड रीजन। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। और अगर आप पहले से असर्शन रीजन के सवाल लगा रहे हैं तो आपको पता है कि जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 होते हैं वो तो और ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और हम कभी कभी गलती से 2 लगा देते हैं और कभी कभी गलती से 1 लगा देते हैं। तो आज असर्शन और रीजन को A to Z समझने वाले हैं। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर असर्शन एंड रीजन आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी और सारे के सारे सवाल 100% सही होंगे। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी ऐप और वेबसाइट है उस पे ये कोर्स, उस पे ये लेक्चर इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि प्रिपरेशन स्टडी है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। और इसमें काफी सारे जो सवाल आते हैं तैयारी करने से पहले कि मैथ्स करनी है या नहीं है, कैसे मैथ्स को तैयार करें, टाइम कैसे मैनेज करें, उन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप नए ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। तो टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर से ज्वाइन करें। और इसके अलावा प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यूमरस वीडियोस की, जिनको आप जरूर से चेकआउट करें। अगर आप यूजीसी नेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई अच्छा एजुकेटर नहीं मिल रहा जो टू द पॉइंट आपको बताता हो, तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करें। यहाँ पे आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं हर अलग अलग पेपर उनके सेक्शंस के, और भी आगे बनने वाले हैं और वो इसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं असर्शन और रीजन को जानना। और असर्शन और रीजन को जानने से पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि असर्शन और रीजन जो है इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता है। हालांकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको करनी होती हैं, बट इसको आप समझ लेंगे तो उसके बाद वो समझना ज्यादा आसान होगा। तो ये आपको पता भी होगा कैसे होता है। 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए होते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये एक तरीके से कह लो ट्रू फॉल्स टाइप का ये आपका क्वेश्चन होता है। स्टेटमेंट 1 ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, और स्टेटमेंट 2 ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इसके कॉम्बिनेशन पे कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, इनमें आपको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना होता है। जैसे अगर हम लोग इस सवाल की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कम्युनियन आर एटिमोलॉजिकली रिलेटेड। यानी कि जो कम्युनिकेशन शब्द है वो कम्युनिटी और कम्युनियन ये सब एक ही रूट वर्ड से आए हैं, जुड़े हुए हैं साथ में, और एक ही शब्द से उनका उद्भव हुआ है ना, निकल करके आए हैं। तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये बात ट्रू है, सही है कि कम्युनियन, कम्युनिकेयर, ये सब जो कॉम कॉम जहां लगा रहता है वो सब एक ही रूट से, एक ही शब्द से निकल करके इनकी उत्पत्ति हुई है। सेकेंड स्टेटमेंट, ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड मोर एंड मोर सिंपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज। क्या कह रहा है कि इंसान की जो सोसाइटी है जैसे जैसे तरक्की पे गई, जैसे जैसे और डेवलप हुई, वैसे वैसे हमारे कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो और सिंपल होता चला गया। अब अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट एक्चुअली ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि इंसान जो होता है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर दूसरे जानवर या फिर ऐसे कल्चर की बात करें जो बहुत पास्ट में डेवलप नहीं थे, तो उसकी कंपैरिजन में प्रेजेंट का कम्युनिकेशन सिस्टम उतना और कॉम्प्लेक्स होता चला गया है। जितनी डेवलपमेंट होगी उतना ज्यादा कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स होगा और बारीक से बारीक बात को कहने लायक होगा। जैसे जानवर होते हैं वो मोटी मोटी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, इंसान बारीक से बारीक चीजों के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, छोटी छोटी चीजों को भी बयान कर किया जा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस आई होप आपको पता है कि ट्रू फॉल्स निकालना होता है, और इससे जो है हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 ट्रू है जबकि स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। सिंपली स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस में हमको ट्रू फॉल्स जानना होता है। आई होप आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इससे पता चल गया होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं असर्शन और रीजन में, और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि भाई अगर आज का टॉपिक असर्शन रीजन है और अगर हमको यही सवाल देखने हैं तो हमने स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाले सवाल क्यों देखे? सर ने हमको पहले वो क्यों करा दिया? भाई सर के हमारा टाइम बर्बाद करना चाहते हैं? तो नहीं भाई, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं, जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, जो भी मैं आपको बात बता रहा हूं, वो तभी बताता हूं जब उसका कोई पॉइंट होता है। अदरवाइज मैं वीडियोस को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करता।
तो वो मैंने आपको इसलिए सवाल कराया या उसके बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि असर्शन और रीजन का जब आप सवाल करते हैं तो ये 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन का जो सवाल है ये आपका 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहला जब स्टेप आएगा तो आप यहां पे इसको असर्शन और रीजन देखोगे ही नहीं, आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब आपको समझ में आया कि क्यों मैंने आपको वो सॉल्व कराया। अभी हम लोग आगे बढ़े और ये समझे असर्शन क्या है, रीजन क्या है। कंफ्यूज इसमें पहले होना ही नहीं है, क्योंकि अगर पहले स्टेप पे ही हमारा सवाल हो जाता है तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत होती ही नहीं। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो असर्शन और रीजन लिखा है भूल जाओ, सबसे पहले इसको ऐसे देखो कि ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है। अब पढ़ो और देखो कि ये जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे असर्शन दिया है PM10 is preferred over total suspended particles TSP for air quality monitoring studies। क्या कह रहा है कि PM10 जो है जब एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है तो PM10 को भी मापा जाता है ना। PM10 को हम मापते हैं किस लिए, जब हम एयर क्वालिटी की को मॉनिटर करते हैं, जब एयर क्वालिटी की स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पे नॉलेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन क्वेश्चंस को करने में। सबसे पहले तो आपको नॉलेज ही होनी चाहिए क्वेश्चन में जो दिया है, बिना नॉलेज के भी नहीं हो पाएगा। तो खैर अगर नॉलेज जो आप बाद में पढ़ के जुटा लोगे आई एम श्योर, लेकिन अभी हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज अगर आपको होगी तो आपको पता होगा कि हाँ भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स जब मापते हैं तो PM10 उसमें एक मेजर रोल निभाता है। तो सिंपल है, असर्शन भूल जाओ लिखा है, समझो स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, रीजन नहीं बोला मैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। पार्टिकल्स लार्जर देन 10 माइक्रॉन्स आर बेटर इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन। कह रहा है अगर अणु जो है वो 10 माइक्रोन से बड़े हैं, है ना, तो हेल्थ इफेक्ट पे क्या करता है, ये बेटर इंडिकेटर है। पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट, हेल्थ पे जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, और ज्यादा इंडिकेट करता है हेल्थ इफेक्ट होगा जितना बड़ा ये माइक्रोन होता चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप लोग में से काफी बच्चों को नहीं मालूम है, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग असर्शन रीजन देखते हैं, अंदर का मैटर जो है थोड़ा बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि पर्टिकुलेट मैटर जो है जितना छोटा होता जाता है उतना ज्यादा वो इंडिकेटर होता है हेल्थ इफेक्ट्स का, यानी कि उतना ज्यादा वो हेल्थ के लिए दुष्प्रभाव लाता है जितना छोटा होगा। तो यहां लार्जर नहीं होगा, अगर स्मॉलर होता तो ये सही होता, अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स है। आई होप आपको समझ में आ गया। पहला स्टेप हमने यहां पे कर लिया, और पहले स्टेप में ध्यान देना, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, असर्शन रीजन को भूल के हम इसको मान लेते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और अगर दोनों स्टेटमेंट में कोई एक, मिनिमम एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो आप सेकंड स्टेप पे जाओगे ही नहीं, तो आपका अभी हो गया सवाल। बात समझ रहे हो। सबसे पहले असर्शन रीजन को स्टेटमेंट 1 एंड 2 मानो, और अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स निकल के आ जा रहा है तो आप सेकंड स्टेटमेंट पे नहीं जाओगे और यहीं पे आपका सवाल हो जाएगा, और आपका जो आंसर है वो तीसरे या चौथे में से ही निकल करके आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें क्या ट्रू है या क्या फॉल्स। ठीक है, ओके। तो जैसे यहां लिखा है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो यहीं पे हमने देखा कि ए जो है वो करेक्ट है या ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट नहीं है, और तीसरा आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे हुआ। पहला स्टेप जो होता है उसमें आप स्टेटमेंट 1 एंड 2 मानते हो, देखते हो वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसमें अगर एक भी फॉल्स निकल आया तो हम क्या करेंगे, वहीं रुक जाएंगे, सेकंड स्टेप पे नहीं जाएंगे, और पहले स्टेप पे ही हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो या तो तीसरा ऑप्शन होगा या तो चौथा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर सवाल थोड़ा कठिन दिया हो तो हमें सेकंड स्टेप पे भी जाना पड़ता है। तो इस सवाल को हम देखते हैं और इससे हमें समझ में आएगा कि सेकंड स्टेप पे जाते हैं तो फिर क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले असर्शन रीजन करते समय हमें पहले स्टेप पे आना है। पहला स्टेप कहता है कि असर्शन को मान लो स्टेटमेंट 1 और रीजन को मान लो स्टेटमेंट 2। अब देखो दोनों की सत्यता या असत्यता, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, इसको चेक करो। तो पहला कह रहा है इवन व्हेन अ सॉलिड वेस्ट इज बरीड इन लैंडफिल्स इट कैन स्टिल प्रोवाइड एनर्जी।
सॉलिड वेस्ट, कूड़ा जो होता है, अगर उसको हम मट्टी के अंदर दफना देते हैं तब भी वो जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अब ये पीपल एनवायरनमेंट से है, और जो बायोफ्यूल चैप्टर है जिसमें एनर्जी जनरेशन होती है, कूड़ा दबा के, है ना, उसको गैस वगैरह बनाते हैं, उससे है। तो जाहिर सी बात है कि लैंडफिल्स में जब हम कूड़ा दबाते हैं, जो भी अवशिष्ट पदार्थ दबते हैं, तो उससे भी हम गैस वगैरह बना के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बात ट्रू है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? बरिड वेस्ट प्रोड्यूसेस नेचुरल गैस दैट कैन बी कैप्चर्ड एंड बर्न्ड। यानी कि जो बरिड वेस्ट है, यानी कि दफनाया हुआ जो कूड़ा है, उससे क्या बनती है? गोबर गैस बनती है या बायोगैस बनती है, और उसको हम यूज कर सकते हैं, जला सकते हैं और एनर्जी बना सकते हैं। तो ये भी बात सही हो गई। अब देखो, फर्स्ट जो स्टेप था, मैंने आपको बोला था कि अगर दोनों में कोई एक भी पॉइंट फॉल्स होगा तो क्वेश्चन यहीं रुक जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां पे दोनों ही ट्रू हो गए। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड स्टेप की ओर। अब यहां पे काम आएगा असर्शन क्या है और रीजन क्या है। तो इसी तरीके से आपको हर एक चीज अगर आप तोड़ तोड़ के देखोगे जीवन में, तो आपको चीजें बहुत सरल लगेंगी। अगर आप सब कुछ एक साथ देखोगे तो चीजें बहुत कठिन लगेगी। अब आपको बहुत सरल लगेगा देखने में। अब सेकंड स्टेप हमें क्या देखना है कि ये रीजन वाकई है कि नहीं है, कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है ये वाकई फर्स्ट का कारण बता रहा है या नहीं बता रहा है। अब कैसे चेक करें कि जो रीजन दिया हुआ है वो वाकई रीजन है या नहीं है? बहुत सिंपल है। आप इसके बाद, पहला स्टेटमेंट खत्म होने के बाद, यहां बिकॉज लगा दो या क्योंकि लगा दो। अब देखो सही साउंड कर रहा है कि नहीं। जैसे पहला असर्शन यहां क्या कह रहा है? सॉलिड वेस्ट अगर जमीन में भी दफनाया हो तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो दफनाया हुआ कूड़ा होता है वो नेचुरल गैस बनाता है जिसको जलाया जा सकता है। तो आपको क्या अब लग रहा है कि क्योंकि लगाने पे बाद में जो बात लिखी है वो पहली बात का कारण है? क्या ये इसका कारण साबित हो रही है? पहली बात कह रही है कि एनर्जी बनाते हैं दफनाया हुआ कूड़ा, और दूसरी बात बता रही क्यों ऐसा है, क्योंकि जो दफनाया हुआ कूड़ा है वो एनर्जी, वो कैप्चर किया जा सकता है या जलाया जा सकता है, तो उससे एनर्जी बन सकती। अब यहां पे हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ, और उससे हमें समझ में आया कि जो रीजन है वो वाकई रीजन है ना। तो इसका मतलब कि अब यहां पे पहला ऑप्शन सही होगा। पहला दूसरे ऑप्शन को ध्यान से देखो, इन दोनों में पहली लाइन सेम है। ये भी कह रहा है असर्शन रीजन करेक्ट है, और ये भी कह रहा है कि असर्शन और रीजन करेक्ट है। बात समझ गए कि जब दोनों ही यहां पे ट्रू है तो अब जो है हमारा आंसर पहले या दूसरे में से कोई एक होगा। अब तीसरा चौथा हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अब हमें क्या चेक करना है कि क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का कि नहीं। तो अगर है तो पहला ऑप्शन, और अगर आर ट्रू तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो दूसरा ऑप्शन। आई होप आप समझ में आ गया। अब आओ, अब दूसरा सवाल देखते हैं, इससे आपका और फंडा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो असर्शन रीजन का दूसरा सवाल, पहले स्टेप को करो। सबसे पहले आपको इसे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 मानना है। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और खुद से गेस करने की कोशिश करो कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 मानेंगे तो क्या दोनों ट्रू आएंगे या इनमें कोई फॉल्स भी आएगा। तो पहले ये चेक कर लो। तो असर्शन कह रहा है एचएफसी जो है वो सीएफसी को रिप्लेस करके लाया गया है ना, कोपेनहेगन 1992 कॉन्फ्रेंस में। तो आप सबको पता है इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हम पीपल एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, उससे ये चीज ली गई है कि सीएफसी को रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पे हम एचएफसी ले आए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये बात जो है सही है या गलत है। ओके, एक सेकेंड, यहां पे लिखा है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं यानी एचएफसीज, रिप्लेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वर ऑल्सो डिसाइडेड टू बी फेज्ड आउट ड्यूरिंग कोपेनहेगन। कह रहा है कि कोपेनहेगन 1992 में जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सीएफसी को तो फेज आउट करने की बात कही ही थी, साथ में एचएफसी को भी फेज आउट करने की बात कही थी। ये चीज लिखा हुआ है ना, यानी कि एचएफसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया था। तो अब आपको पहले बताना है कि बात सही है या गलत है। तो यहीं पे हमारा सवाल बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर हमको फॉल्स मिल जाता है तो हमारा सवाल आसान हो जाता है।
तो CFC को हटा के HFC को लाया गया था, लेकिन HFC को हटाने की बात नहीं की गई थी। तो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं यूजीसी नेट के कंसेप्ट। मॉक टेस्ट लगाओगे ना, वो बच्चों के 1-2 लाइन वाले इजी होते हैं, ये लोग बहुत घुमा करके देते हैं यूजीसी नेट में। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से लगाया करो। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखना है दूसरा वाला ट्रू है नहीं। अब सेकंड स्टेप पे तो हम बढ़ेंगे नहीं क्योंकि पहला वाला ही फॉल्स हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला ट्रू है कि नहीं। HFC have shorter lifetime than CFC and contain no chlorine and bromine। तो HFC में कह रहा है कि क्लोरीन नहीं होता है ना। तो जैसे CFC का फुल फॉर्म ऊपर ही दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन है, जबकि HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन नहीं है। तो ये बात ट्रू है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि A इज फॉल्स है, जबकि R ट्रू है। तो इजी है, अगर एक बार भी फॉल्स मिल गया तो अब आपको आगे नहीं बढ़ना। चलो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं जिसमें आपको थोड़ा आगे बढ़ना हो ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो सबसे पहला स्टेप ट्रू फॉल्स देखोगे। पहले कह रहा है डिडक्टिव आर्गुमेंट आर आइदर वैलिड और इनवैलिड। जो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं या तो वैलिड हो सकते हैं या तो इनवैलिड हो सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो सही बात है, ये ट्रू है। अगर आपने पढ़ा हुआ है मेरे से तो आपको पता होगा डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं। तो ये बात ट्रू है। रीजन देखते हैं क्या दिया है। अभी चलो उसको रीजन नहीं बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट दैट आल्सो हैज 2 प्रीमाइसेस इज कॉल्ड साउंड आर्गुमेंट। तो जो वैलिड आर्गुमेंट है और उसके प्रीमाइसेस भी ट्रू है उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड आर्गुमेंट बोलते हैं। काफी बच्चों को सकता है नहीं पता हो, बट लेट्स अज्यूम कि ये भी ट्रू है। अब दोनों बातें यहां पे ट्रू हैं, ठीक है। अब हमको बढ़ना है सेकंड स्टेप की ओर। अब हमको बढ़ना है सेकंड स्टेप की ओर। अब हमें देखना है कि क्या ये जो रीजन दिया है ये वाकई कारण है, वाकई रीजन है, या बस एक ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो रीजन देखने का समय की बारी कब आती है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं। इनमें से एक भी फॉल्स होगा तो आप रीजन जांचने वाले स्टेप पे आगे ही नहीं बढ़ोगे, सेकंड स्टेप पे यहां आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। आई होप आपको इजी लग रहा है अब समझने में। अब देखो दोनों ट्रू हैं, अब देखते हैं तो कैसे देखते हैं। यहां पे हम लगा देते हैं बिकॉज। पहला असर्शन कह रहा है डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो वैलिड और इनवैलिड हो सकते हैं, क्योंकि वैलिड आर्गुमेंट में अगर प्रीमाइस ट्रू है तो वो साउंड आर्गुमेंट कहलाता है। अब ध्यान से समझो कि साउंड आर्गुमेंट होना वैलिड इनवैलिड होने का कारण नहीं है। वैलिड इनवैलिड किसी आर्गुमेंट का होना एक अलग बात है, किसी आर्गुमेंट का उसके आगे साउंड अनसाउंड होना एक अलग बात है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन बाद में जो दिया है वो रीजन नहीं है जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसका। तो इसका मतलब ये दोनों बातें तो ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पे हो जाएगा। तो भाई आई होप कि अब जो है आपका कोई भी जो सवाल है वो गलत नहीं होगा, और इसी तरीके से हम लोग टू द पॉइंट पढ़ाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं बड़ी बड़ी इमोशनल बातें और जोश दिला दो बिना कोई तर्क की बात किए इन सब चीजों से बचता हूं। हालांकि इन सब की मार्केट बहुत बड़ी है कि पहले ही बच्चों को बोल देना कि तुम JRF होगे और बच्चों को मोटिवेट कर देना कि भैया तुम तो हो ही गए JRF। मैं कहता हूं भाई JRF करना आसान नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और उनकी लैंग्वेज को तो समझना पड़ेगा, साथ में जो कंसेप्ट्स नए नए आ रहे हैं उनको भी सिस्टमैटिक तरीके से देखते हुए चलना होगा। और वो चीज इस फुल कोर्स में होती है जहां पे आपको लेक्चर्स तो मिलते हैं, लेक्चर्स के नीचे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस सर्टेन टॉपिक से आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट नहीं, फालतू के जो इधर उधर के बने रहते हैं वो नहीं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको टेस्ट सीरीज के रूप में लगाने को मिलते हैं। इस समय तक लगभग 800 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लें अगर आप सिस्टमैटिक एंड टू द पॉइंट पढ़ाई करना चाहते हैं पेपर उनकी। और फ्री डेमो भी अवेलेबल है, 15-20 लेक्चर्स हैं जो आप पहले देख लें अच्छे से, अगर आपको लगते हैं अच्छे तो जरूर से आप ज्वाइन करें, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप केवल लगाना चाहते हैं, कोर्स आप नहीं लेना चाहते हैं, तो वो अलग से भी अवेलेबल हैं जहां टीचिंग, रिसर्च, लॉजिकल सबके अलग अलग सॉर्टेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे एक टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, उनको आप लगा सकते हैं। इसके भी 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है एज अ फ्री डेमो अवेलेबल हैं, इन दोनों को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर जरूर से कॉन्टेक्ट कर लें। ओके, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इसके अलावा KB10 कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं कह रहा हूं तो आप ले लो, बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं कि आप खुद से फ्री डेमो चेक करो और
आप खुद ही जांचने की कोशिश करो कि यार कितना सिस्टमैटिक और कितनी मेहनत से इन लेक्चर्स को टू द पॉइंट बनाया गया है। कोई ऐसे 10, 15, 20 पेज की पीडीएफ और मैराथन हो रही है 8-8 घंटे की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जिस टॉपिक की बात की जा रही है 10 से 15 मिनट के अंदर उस टॉपिक के बारे में बताया गया है, बहुत आराम से। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपका कोर्स कंप्लीट करना है, बहुत आराम से, लेकिन फिर भी टाइम कम लेता है। और मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर ही आप ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट भी कर सकते हो, तो आपको ये बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ने वाला है। 6 महीने आपको लाइव क्लास की तरह टीचर के पीछे पीछे नहीं चलना कि सर जब लाइव क्लास लेंगे तो हम देखेंगे। पूरा कोर्स आपके हाथ में होगा, जब आपको टाइम मिले आप उसको बड़े आराम से देख सकते हो। 24/7 यहाँ डाउट सॉल्विंग की सुविधा भी है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, ईमेल के थ्रू आप कम्युनिकेट करके पूछ भी सकते हो और आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई भी मैं पर्सनली देता हूं आपको, ठीक है। तो ये नंबर रहेगा, इस पे जरूर से आप कांटेक्ट करो और आप डेमो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, कैसे ज्वाइन करना है। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो चैट से, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।